या देखिए, an obese female brought by their family members to the emergency with sudden onset acute chest pain, dyspnea, shortness of breath, and chest tightness. Her medical history is positive for deep vein thrombosis. It's called DVT, deep vein thrombosis. Most likely diagnosis. जी ओके गुड, ठीक है। इसमें सबसे पहले यही समझना है कि ओबीस फीमेल के अंदर, फीमेल प्रेगनेंसी में हो या ओबेसिटी, दोनों के अंदर डीवीटी के चांसेस ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि दोज वेसल विच कैन टेक ब्लड टूवर्ड द हार्ट दे आर कॉल्ड वेन्स, और वो वेसल जो हार्ट से ब्लड अवे लेके जाते हैं दे आर कॉल्ड आर्टरीज, वो आर्टरीज होती है। हम कहते हैं कि वेन के जरिए ब्लड वापस आता है, आर्टरीज के जरिए ब्लड हार्ट से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला जाता है। वेन के अंदर अगर क्लॉट बन जाए, ब्लड क्लॉट, दैट इज कॉल्ड वीनस थ्रोम्बोसिस। अब वेन दो किस्म के हैं, कुछ वेन्स ऐसे होते हैं जिसको हम स्किन पे देख सकते हैं, दे आर कॉल्ड सुपरफिशियल वेन, लेकिन कुछ वेन्स को हम स्किन पे नहीं देख सकते, दे आर कॉल्ड डीप वेन। तो वेन दो तरह के हैं, सुपरफिशियल वेन वर्सेस डीप वेन। अब जो थ्रोम्बस है ना, जो सुपरफिशियल वेन है, उसके साथ तो बंदा कभी इस तरह हाथ लगाता है, कभी वो यूज में आते हैं, उसमें क्लॉट डिजॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा है, बनने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन थ्रोम्बस ज़्यादा बनता है किस वेन के अंदर? डीप वेन के अंदर। अब देखिए, अगर एक बंदा खड़ा है ना, तो स्टैंडिंग पोजीशन में जो ग्रेविटी है वो हर एक चीज़ को नीचे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, तो ज़्यादा ब्लड की पुलिंग अपर पार्ट में होगी कि लोअर पार्ट में? लोअर पार्ट में। तो लोअर लिम्ब के जो डीप वेन है उसमें वीनस ब्लड रिटेन होने की वजह से थ्रोम्बस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इधर देखें, अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। दिस इज कॉल्ड फॉर एग्जाम्पल वेन, ये एक वेन है जो लोअर लिम्ब में है, लेग में है। चले आप लोग इसका नाम लेके पोप्लीटियल वेन। इस वेन का नाम क्या है? पोप्लीटियल वेन। ये हमने एनाटॉमी के अंदर डिस्कस किया है, दिस कॉल्ड पोप्लीटियल फोसा। इसके अंदर ये नी ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट के पीछे जो केविटी है उसको क्या कहते हैं? पोप्लीटियल फोसा। जिस तरह ये क्यूबाइटल फोसा है, ये पोप्लीटियल फोसा है, इसके अंदर पोप्लीटियल वेन होता है। अब ये वेन जो ऊपर आता है तो इससे बनता है फीमोरल वेन। क्या बनता है? फीमोरल वेन। फीमोरल वेन ऊपर आता है, इससे बनता है एक्सटर्नल इलियक वेन, और वो कॉमन इलियक वेन बन जाते हैं, उससे इंफीरियर वीना केवा बनता है। और इंफीरियर वीना केवा कहाँ को ओपन होता है? हाँ, राइट एट्रियम में। कहाँ पे? राइट एट्रियम। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जाता है? राइट वेंट्रिकल, और फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाती है। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि इस पोप्लीटियल वेन के अंदर क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, थ्रोम्बस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लॉट इनसाइड पोप्लीटियल वेन, दैट इज कॉल्ड ऑफ थ्रोम्बोसिस। इसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो अगर एक फीमेल को पहले से डीवीटी है, थ्रोम्बोसिस है डीप वेन के अंदर, तो इस पर जब ब्लड वाप आएगी ना, तो ब्लड का प्रेशर इस पे बिल्डअप होता जाएगा। एक वक्त आ जाता है कि इस थ्रोम्बस से एक पीस क्या हो जाता है? डिटेच हो जाता है। इसी तरह
दिस इज द डिटेच पीस ऑफ थ्रोम्बस विच इज कॉल्ड एम्बोलस। इसको हम क्या कहते हैं? एम्बोलस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एम्बोलस फिर ब्लड में जाता है और ब्लड में जाकर मोस्ट लाइकली आर्टरी टू बी ब्लॉक बाय दिस एम्बोलस इज अ पल्मोनरी आर्टरी। तो अगर पल्मोनरी आर्टरी में ये फंस जाए तो ब्लड फ्लो टू द लंग्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए द पेशेंट डेवलप दीज सिम्टम्स। एनी पर्सन हैविंग डीवीटी बिफोर suddenly present with respiratory symptoms, think about pulmonary thromboembolism। इसका मतलब कि ये थ्रोम्बस था, उससे क्या बन गया है? एम्बोलस बन गया है। तो उसका मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी लोग कहते हैं और आप लोग थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एम्बोलस जो बना है ये थ्रोम्बस से था ना, जिसको हम पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहते हैं। क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ एनी क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बस। इसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बस। और उस थ्रोम्बस से अगर टुकड़ा डिटेच हो जाए तो उस टुकड़े को हम क्या कहते हैं? एम्बोलस। और उस एम्बोलस का ब्लड में जाने को हम एम्बोलिज्म कहते हैं। क्लियर है? और ये छोटा सा पीस ये जाकर पल्मोनरी आर्टरी में अगर फंस जाए, ब्लड फ्लो टू द लंग कम कर देगा एंड इट कैन लीड टू पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है? डेफिनेटिव ट्रीटमेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस का क्यों नहीं है? हम ट्रीटमेंट करके इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर साथ में मौजूद हो फिर भी हो सकता है। अब एक बंदे वो बेड रिडन है, वो सालों साल तक जो है वो पैरालाइज है, उसमें तो होना है। इससे हम उसके लिए जेंटल मसाज करते हैं पाँव पे, उसको एंटी कोआगुलेंट स्टार्ट कराते हैं, लेकिन यह कि उसको हर टाइम दोबारा होने का रिस्क होता है। या इस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की कंडीशन पे डिपेंड करते हुए कि कास क्या है, कास को देखते हुए उसकी हम रियोकोरेंस पे डिसाइड करते हैं। क्लियर है? स्मोकिंग इज स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है, लेकिन स्मोकिंग की वजह से क्यों होता है? ये एंडोथेलियल इंजरी कराती है और एंडोथेलियम इज द इनर लाइनिंग ऑफ वेसल। अगर वेसल की लाइनिंग खराब हो जाए तो ब्लड की फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी वजह से भी ब्लड स्टेसिस होगी कैन कॉज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। जब तक वो स्मोक नहीं छोड़ेगा उसको बार बार होना है। ठीक है ना? ओबेसिटी इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, स्पेशली स्मोकिंग इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, immobility is the risk factor, infection in the vessel is a risk factor, lot of risk factor। जब तक वो रिस्क फैक्टर हम कवर ना करें तो हम पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म पे काबू नहीं पा सकते। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज देखें कि द ट्राइएड फॉर थ्रोम्बोसिस, एनीवन कैन टेल मी कौन सी ट्राइएड है जो थ्रोम्बोसिस के लिए जरूरी होता है? आंसर इज वेरक्यू ट्राइएड। इसको हम क्या कहते हैं? वेरक्यू ट्राइएड। वेरक्यू वाज अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम ही फाइंड आउट थ्री थिंग्स। इसने कहा कि जब तीन चीजें होगी तो तब जाकर वेसल के अंदर क्या बन सकता है? थ्रोम्बस बन सकती है। अब वो तीन चीजें आप लोगों को आनी चाहिए कि वो कौन कौन सी है। नंबर वन इज एंडोथेलियल इंजरी। नंबर वन इज एंडोथेलियल इंजरी। ठीक है? एंडोथेलियल इंजरी, एंडोथेलियम इज द इनर लाइनिंग ऑफ व्हाट? ब्लड वेसल। एंडोथेलियल इंजरी के साथ साथ सेकंड इज वीनस स्टेसिस। वीनस ब्लड की स्टेसिस का होना जरूरी है, क्योंकि ब्लड रुकेगी तो थ्रोम्बस बनेगी ना, अगर ब्लड फ्लो करेगी तो थ्रोम्बस नहीं बनेगी। और दूसरी बात, आर्टरी में ज्यादा थ्रोम्बस बनता है कि वेन में? वेन, बिकॉज ऑफ इट्स लो प्रेशर। आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, उसमें स्टेसिस के चांसेस, स्टेसिस मीन रोकना, मैं जा रहा हूँ इस तरह। जो बंदा या एक नदी है गांव में, उसमें पानी बह रहा है, तो जिस नदी में पानी बह रहा है वो साफ होता है कि गंदा होता है? साफ होता है। अगर वो पानी रुक जाए तो उसमें गंदगी आ सकती है कि नहीं? तो स्टेसिस मीन रोकना। वीनस स्टेसिस मीन वीनस ब्लड का रोकना। वेन के अंदर जब ब्लड रुकेगा तो फिर थ्रोम्बस के चांसेस ज्यादा होंगे। और फिर इस पे प्लेटलेट वगैरह फिर आएंगे कि नहीं? तो देयर विल बी हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेट। कोएगुलेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेट का मतलब यह है कि देयर विल बी इंक्रीज रिस्क ऑफ कोआगुलेशन, थ्रोम्बोसिस। उसमें प्लेटलेट, फेब्रिन, क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह इस थ्रोम्बस को मजीद बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो आज के बाद वेरी इंपॉर्टेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम, फॉर एनी थ्रोम्बोसिस इन द बॉडी वी नीड विच ट्राइएड? वेरक्यू ट्राइएड। वेरक्यू ट्राइएड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री थिंग्स, एंडोथेलियल इंजरी, वीनस स्टेसिस एंड हाइपर कोएगुलेबिलिटी। क्लियर है? अब कहने का मतलब ये है, देखें फॉर एग्जाम्पल ये एक वेन है, अब ये वेन है, अब कोई भी वेन ले सकते हैं। ठीक है? इस वेन के अंदर जो इनर लाइनिंग सेल है दे आर कॉल्ड एंडोथेलियल सेल।
किसी भी वेन में अगर हम सेल की बात करें, नॉर्मली इन एवरी वेन वी हैव विच सेल, आंसर इज एंडोथेलियल सेल। अब इधर देखें, फॉर एग्जांपल इस वेन के अंदर क्या हो रही है, ब्लड की फ्लो हो रही है, ठीक है। अब अगर ये एंडोथेलियल सेल क्या हो जाए, इंजर्ड हो जाए, तो वेन का टेक्सचर खराब हो गया। अब ये इंजर्ड हो जाए तो ब्लड इधर आ सकेगा कि नहीं, तो इसका मतलब ब्लड फिर आगे कम जाएगा और इधर से ज्यादा करेगा। एंडोथेलियल इंजरी लीड्स टू वीनस स्टेसिस, और इस ब्लड के ऊपर प्लेटलेट फेब्रिन आएंगे तो कोagulation होगी, थ्रोम्बोसिस होगी कि नहीं, so it can lead to hypercoagulable state। इसका मतलब एंडोथेलियल इंजरी विल बी देयर फॉर वीनस स्टेसिस एंड वीनस स्टेसिस लीड टू हाइपरकोagulability, और इन तीन चीजों की वजह से थ्रोम्बस के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब वो कौन सी चीज है जो एंडोथेलियल इंजरी करा सकती है? नंबर 1 इज इन्फेक्शन इन द ब्लड वेसल। ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है कि नहीं? अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह डायरेक्टली जाकर वेसल को क्या करे, इन्फेक्ट करे, इसकी वजह से एंडोथेलियल सेल की इंजरी हो सकती है। ट्रोमा टू द ब्लड वेसल, ट्रोमा में जनाब एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है, ठीक है जी। ट्रोमा टू द ब्लड वेसल, इसमें भी एंडोथेलियल वेसल या इंजरी के चांसेस ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एंडोथेलियल सेल इंजरी सर्जरी में भी हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल सर्जन सर्जरी करता है तो वो गलती से वेसल को काट सकता है कि नहीं? अगर गलती से सर्जन सर्जरी के दौरान वेसल को काटे तो एंडोथेलियल सेल इंजरी होगी। तो लेके सर्जरी और प्रीवियस डीवीटी, इसका मतलब जिस बंदे को पहले से डीवीटी हो तो उसकी पहले से एंडोथेलियल सेल इंजर्ड हो तो उसमें दोबारा डीवीटी के चांसेस ज्यादा होगी। तो प्रीवियस डीवीटी हिस्ट्री, क्लियर है जी। वीनस स्टेसिस के चांसेस कब होते हैं? नंबर 1 इज इमोबिलिटी। इमोबिलिटी का मतलब क्या है? वो लोग जो चल फिर नहीं सकते, इमोबिलिटी। इसके अंदर कौन कौन से लोग आ सकते हैं? पैरालाइज लोग आ सकते हैं कि नहीं? जो बंदा पैरालाइज हो, जिस बंदे को फालिज हो, वो नहीं चल सकता तो वो एक जगह पे रहता है, तो अगर उसकी बॉडी की हरकत नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो उसमें ब्लड की फ्लो नॉर्मल होगी? नहीं होगी। अब एक बंदा है वो 4-5 साल से बेड पे पड़ा हुआ है, तो उसकी ब्लड की जो फ्लो है वो एबनॉर्मल होगी ना, तो वीनस स्टेसिस होगी। अब एक बंदा है वो सारा दिन जो है ना एक बेड में चारपाई में इस तरह इसमें पाँव को नीचा करके वो बैठा हुआ है, तो उसकी पूरा ब्लड किधर पुल होगी? नीचे पाँव में। तो वीनस स्टेसिस इज प्रेजेंट इन इमोबिलिटी। इमोबिलिटी के अंदर पैरालाइज लोग आते हैं। फ्रैक्चर आ सकती है कि नहीं? जिन लोगों की लोअर लिम्ब फ्रैक्चर होती है वो भी जनाब ज्यादा टाइम तक बेड रिडन होते हैं, इनको हम बेड रिडन पेशेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में एडीमा होता है कि नहीं? मतलब हार्ट फेलियर के अंदर राइट साइड हार्ट फेलियर में एसाइटस होता है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में पल्मोनरी एडीमा, और राइट साइड में पूरे बॉडी की एडीमा इनासार का होता है। तो CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इसमें भी जनाब वीनस रिटेंशन होती है। तो दीज आर द फैक्टर विच कैन इंक्रीज द रिस्क फॉर वीनस स्टेसिस। हाइपरकोagulability, वो कौन सी फैक्टर है जिसकी वजह से कोagulation के चांसेस ज्यादा होते हैं? नंबर 1 इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में चेंजेस आती है कि नहीं? हार्मोनल चेंजेस आती है, बॉडी फ्लूइड चेंजेस आती है, उसमें प्रेगनेंसी इज अ हाइपरकोagulable स्टेट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोग लेके, hypercoagulability risk is very much increased in those people who are cigarette smokers। ये क्या होते हैं? सिगरेट स्मोकर्स। तो सिगरेट स्मोकर्स में दोनों याद रखें, ये एंडोथेलियल इंजरी भी कराती है और ये हाइपरकोagulability स्टेट भी करा सकती है। सिगरेट स्मोक होता है हाइपरकोagulability स्टेट। वो फीमेल जो ज्यादातर बार बार क्या चीज यूज करती है? OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उन फीमेल में भी हाइपरकोagulable स्टेट की चांसेस ज्यादा होती है। हाइपरकोagulable स्टेट की वजह से थ्रोम्बस बन सकती है कि नहीं? और ये थ्रोम्बस लोअर लिम्ब तक महदूद नहीं, ये किसी भी वेसल में बन सकती है। वन ऑफ द वेसल इज कोरोनरी वेसल, और अगर कोरोनरी वेसल के अंदर थ्रोम्बस बन जाए, ब्लड फ्लो टू द हार्ट क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इट कैन इंक्रीज द रिस्क फॉर MI। इसलिए अगर एक फीमेल पहले से ओबीज है, उसमें पहले से लिपिड प्रोफाइल ज्यादा है, तो उसको OCPs देने चाहिए कि नहीं? उसको नहीं देने चाहिए, क्योंकि OCPs मजीद हाइपरकोagulability करेगी, इसलिए हार्ट पेशेंट के अंदर OCP इज कंट्राइंडिकेटेड, ठीक है ना, बिकॉज इट इंक्रीज द रिस्क फॉर हाइपरकोagulability। नेक्स्ट लिखिए मैलिग्नेंसी। कैंसर के अंदर हाइपरकोagulability स्टेट होती है। मैलिग्नेंसी,
تو اس طرح اور بھی مزید کچھ کاز ہے، ہائپر کویگولوپیتھیز ہو سکتی ہے، سیویئر برن کنڈیشن کے اندر یہ بھی دیکھا گیا ہے، اب اس کا ایگزیکٹ میکینزم تو نہیں ہے، لیکن سیویئر برن میں بھی جناب 3rd ڈگری برن کے اندر ہائپر کویگولیبلٹی سیٹ ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ان میں سے کوئی بھی چیز ہو، ایک مسنگ ہونا، پھر تھرومبس نہیں بنے گا۔ انڈوتھیلیل انجری ہوگی جس کی وجہ سے وینس اسٹیسس ہوگی اور اٹ ول لیڈ ٹو ہائپر کویگولیبلٹی اسٹیٹ، پھر جا کر اس پرٹیکولر وین کے اندر کیا بنے گی؟ تھرومبس۔ لیکن تھرومبس موسٹ لائکلی لوور لمب میں بنتی ہے، کیونکہ گریوٹی کی وجہ سے سارا بلڈ نیچے پل ہو جاتا ہے، اور پھر سپرفیشل وین کی بجائے کہاں پہ زیادہ بنتی ہے؟ ڈیپ وین میں۔ اور اگر اس تھرومبس سے اگر پیس ڈیٹیچ ہو جائے، پلمونری ایمبولزم کرائے، then the patient will develop these type of symptoms۔ کلیئر ہے؟ لیکن انویسٹیگیشن فار دس پلمونری تھرومبو ایمبولزم، کہ ہم انویسٹیگیشن کون کون سی کریں گے؟ واٹ آر دی ڈفرنٹ انویسٹیگیشن دیٹ از ڈن فار پلمونری تھرومبو ایمبولزم؟ ٹھیک ہے، تو انویسٹیگیشن میں سب سے پہلے آپ لوگ لے کے وی آرڈر ڈی ڈائمر، ہم کیا آرڈر کرتے ہیں؟ ڈی ڈائمر۔ ڈی ڈائمر کا نام سنا ہے؟ یہ ہم سیرم میں چیک کرتے ہیں، انیشل ٹیسٹ ڈی ڈائمر کراتے ہیں، دیٹ از دی انیشل ٹیسٹ۔ ڈی ڈائمر کیا ہے؟ اینی ون کین ٹیل می اباؤٹ ڈی ڈائمر؟ اوکے، اٹ از اے پروٹین which come from the degradation of ڈیگریڈیشن کا مطلب کیا ہے؟ لائسس آف واٹ؟ فیبرین۔ یہ کس کی ڈیگریڈیشن سے آتی ہے؟ فیبرین، which shows lysis of thrombus in body۔ یاد رکھیں MCQs کے لیے، ڈی ڈائمر از نتھنگ بٹ اٹ از اے پروٹین فریگمنٹ۔ یہ پروٹین کے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ تھرومبس بنتا ہے نا، ادھر دیکھے تھوڑا سا، ادھر دیکھے سارے، جہاں پہ تھرومبس بنا ہوتا ہے، تھرومبس کلاٹ بنا ہوتا ہے، اس کلاٹ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فیبرین کہتے ہیں۔ فیبرین شوڈ بی دا پارٹ آف تھرومبس، مطلب جس تھرومبس میں فیبرین نہیں ہوگا وہ تھرومبس اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کوآگولیشن کے لیے کیا چاہیے؟ فیبرین کلاٹ۔ تو فیبرین اٹ از ون آف دا کلاٹنگ فیکٹر، یہ لیور سے آتا ہے اور یہ تھرومبس کو اسٹرانگ کراتا ہے۔ تو جہاں پہ تھرومبوسس ہوگا تو وہاں پہ کون سی چیز ہوگی؟ فیبرین ہوگی۔ ادھر دیکھیں تو باڈی میں چینجز آتی ہے، ہر منٹ میں چینجز آتی ہے، کچھ پارٹ تھرومبس کی لائف ہوگی تو کچھ بنے گی، تو تھرومبوسس کہیں سے ختم ہوتی جائے گی تو کہیں پہ بنتی جائے گی۔ اب یہ فیبرین جب تھرومبس لائس ہوگی، لائس مین ٹکڑے ہوں گے، جب تھرومبس ختم ہوگا تو تھرومبس میں کیا چیز پایا جاتا ہے؟ فیبرین۔ تو تھرومبس کا لائسس ہونا، تھرومبس کا ختم ہونا، کس چیز کا ختم ہونا ہے؟ فیبرین۔ تو اس کی ڈیگریڈیشن ہوگی۔ اب اس فیبرین کی ڈیگریڈیشن سے ہمیں ایک پروٹین ملتی ہے جس کا نام کیا ہے؟ ڈی ڈائمر ہے۔ یہ ڈی ڈائمر آپ کو یہ بتا رہے کہ باڈی کے اندر کہیں نہ کہیں پہ کیا چیز ہے؟ تھرومبس ہے۔ تو پلمونری تھرومبو ایمبولزم کے اندر انیشل ٹیسٹ وی ہیو ٹو آرڈر از ڈی ڈائمر، لیکن ڈی ڈائمر سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ تھرومبس کہاں پہ ہے، پلمونری آرٹری میں ہے یا لوور لمب میں ہے، لیکن یہ ضرور بتاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان دا باڈی اسپیشلی ریگارڈنگ تھرومبوسس، اور یہ اس کی لائف شو کرتا ہے۔ کلیئر ہے؟ انیشل یہ اسپیسیفک ہوا کہ نان اسپیسیفک؟ یہ نان اسپیسیفک ہے، اس سے صرف ہمیں یہ بتایا کہ جناب دیر میں بی سم تھرومبوسس ان دی باڈی۔ پھر ہم کہتے ہیں سی ٹی پلمونری انجیوگرام۔ سی ٹی پلمونری انجیوگرام کس کو کہتے ہیں؟ وصل کے ذریعے ہم ٹیسٹ کراتے ہیں، ہم انجیوگرافی کرتے ہیں کہ نہیں؟ انجیوگرام، اور اس کے ساتھ ہم کنٹراسٹ ڈالتے ہیں، وتھ کیا؟ کنٹراسٹ۔ یہ کنٹراسٹ سارے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ سرجری میں پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ کنٹراسٹ کوئی کیمیکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ ایریا انہانس ہو جائے۔ تو سی ٹی پلمونری انجیوگرام دیٹ از ڈیفینیٹیو ٹیسٹ، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈیفینیٹیو ٹیسٹ ہے، اور یہ ٹیسٹ کیا بتائے گا؟ شاباش، دس ٹیسٹ ول شو دا لوکیشن اینڈ سائز آف تھرومبس انسائڈ پلمونری آرٹری۔ یہ پلمونری آرٹری کے اندر ہمیں پھر تھرومبس کی ایگزیکٹ لوکیشن بتائے گی۔ تو سی ٹی پلمونری انجیوگرام
with contrast that is definitive test that is specific for pulmonary embolism. क्लियर है? तो ये दो आप लोगों से पूछे जाएंगे कि इनिशियल टेस्ट बताएं, आंसर इज डी डाइमर, स्पेसिफिक टेस्ट बताएं सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम, और इधर देखिए इसके साथ ये भी लिखे SPIRAL स्पाइरल सीटी स्कैन भी इसको कहते हैं। तो स्पाइरल सीटी स्कैन या सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम दोनों का मतलब ये है, ठीक है ना। ये हमारे पास स्पेसिफिक टेस्ट में आता है। फिर हम एक्सरे भी कर सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, एक्सरे भी हम कर सकते हैं। एक्सरे अगर हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या करें, हमें एक्सरे करें तो एक्सरे हमें क्या शो करेगा, इसका एक नाम है, सबके लिए नया है, ठीक है। तो थर्ड नंबर नीचे लेके चेस्ट एक्सरे, हम चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हमें एक साइन शो करेगी दैट इज कॉल्ड वेस्टरमार्क साइन। इसको हम क्या कहते हैं? वेस्टरमार्क साइन। ये बिल्कुल कंप्लीटली न्यू वर्ड है, दैट इज कॉल्ड वेस्टरमार्क साइन। तो वेस्टरमार्क साइन जब भी आ जाए एग्जाम में, दैट इज द डायग्नोस्टिक ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्लियर है? अब ये इसका मतलब क्या है देखें, ये पल्मोनरी फॉर एग्जांपल वेसल है, आर्टरी है, जो भी, ये इसके अंदर अब क्या स्टक हो चुका है, थ्रोम्बस स्टक हो चुका है कि नहीं। तो अब मुझे ये पल्मोनरी क्या है, एम्बोलिज्म है। अब ब्लड फ्लो अब नॉर्मल होगी कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। अब यहाँ पे ब्लड तो ठीक है लेकिन इधर ब्लड जाना क्या है, वो कम है। इस थ्रोम्बस की वजह से आगे सही तरीके से ब्लड नहीं जा पा रही, तो ब्लड फ्लो क्या है, वो डिक्रीज है। क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो वेसल है इसमें ब्लड कम की वजह से डायलेट होगा कि कोलैप्स होगा? हाँ, ये वेसल है ना, अब यहाँ तक ब्लड का आना नॉर्मल है लेकिन इस थ्रोम्बस से आगे ब्लड का जाना कम है, तो इधर ब्लड ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा, और इधर कम। तो इधर पे ज्यादा की वजह से वेसल डायलेट होगा, लेकिन यहाँ पे वेसल क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट, कोलैप्स देखेगा कि नहीं? कोलैप्स मीन इस तरह कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि एक्सरे पे अगर पल्मोनरी वेसल हमें कोलैप्स नजर आ जाए डिस्टल टू दी थ्रोम्बस, दिस कोलैप्स साइन इज कॉल्ड वेस्टरमार्क साइन। इसको वेस्टरमार्क साइन कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, ये इसके नीचे लेके कोलैप्स ऑफ या कंस्ट्रक्शन ऑफ कोलैप्स ऑफ पल्मोनरी वेसल distal to the थ्रोम्बस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आप लोग पीई भी लिख सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जहां पे हो चुकी है उससे डिस्टल वेसल की जो कोलैप्शन है या कंस्ट्रक्शन है, इसको हम वेस्टरमार्क साइन कहते हैं। ये हमें एक्सरे पे नजर आएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं जनाब के व्हाट इज द ट्रीटमेंट। हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ट्रीटमेंट क्या करेंगे, समझ? तो एक्यूट ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एक्यूट उसी टाइम पे क्या करेंगे, और क्रोनिक ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे बाद में। हाँ जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन आप लोग सबसे पहले देखिए एंटी कोआगुलेंट ड्रग देते हैं, एंटी कोआगुलेंट। तो एंटी कोआगुलेंट ड्रग हम देते हैं, और एंटी कोआगुलेंट ड्रग में जो एमसीक्यूज आता है इनिशियली, दैट इज कॉल्ड लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरीन, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरीन, ये हम स्टार्ट कराते हैं। इसको हम कहते हैं LMWH, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरीन। इट हैज अ वेरी फ्यूअर साइड इफेक्ट। हेपरीन इज अ एंटी कोआगुलेंट, ये थ्रोम्बस को होने नहीं देगा, ये थ्रोम्बस की जो सिंथेसिस है उसको रुकाएगा, उसको कम करेगा। तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरीन, और सामने लेके इट इज गिवन सबक्यूटेनियसली। हम कहाँ से देते हैं, सबक्यूटेनियस, अंडर द स्किन, जिस तरह इंसुलिन लगाता है। तो इट इज गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट एंड इट हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। आईवी इसलिए नहीं देता है कि जनाब इसका जो आईवी साइड इफेक्ट है वो ज्यादा है, सबक्यूटेनियस से, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज हो जाए, वो डायरेक्ट ब्लड के साथ मिक्स ना करे, ठीक है ना। तो आईवी भी हम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें फिर थोड़ा बहुत जो है ना देखना पड़ता है, डोजेज आहिस्ता आहिस्ता देनी होती है। सबक्यूटेनियस इसकी डिफ्यूजन रेट ज्यादा है, ठीक है ना। और साथ में जनाब यहाँ पे लेके क्रोनिक, हम जब आईवी हेपरीन सबक्यूटेनियसली लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरीन देते हैं, फिर एंटी कोआगुलेंट शुड बी कंटिन्यू इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म फॉर 3 to
6 मंथ, मतलब 3 से 6 मंथ तक हम फिर क्रोनिकली एंटीकोगुलेंट को क्या रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। हम थ्रोम्बोलाइटिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक्स भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें याद रखें, बस आप लोगों को ये आना चाहिए कि द बेस्ट ड्रग विच प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डीवीटी, आंसर इज लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। किस रूट से, सबक्यूटेनियसली। लेकिन यहाँ पे दो चीजें याद रखें, अगर किसी को डीवीटी है, उसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुकी है, फिर भी यही ट्रीटमेंट है। अगर एक बंदा है, एक फीमेल है, और वो जनाब क्या है, वो प्रेग्नेंट है, फीमेल क्या है, या फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है, उसने सर्जरी की है और साथ में वो प्रेग्नेंट भी है, तो दोनों कंडीशन में थ्रोम्बोसिस के चांसेस तो ज्यादा है। या एक बंदा है, वो पैरालाइज है, वो ज्यादा देर तक बेड पे रहता है, उसको भी थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज्यादा। इसलिए जो बूढ़े लोग होते हैं ना घर में, तो ये कोशिश करे कि वो कहते हैं ना कि यार अपने बूढ़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसका थोड़ा सा हाथ पैर दबाना चाहिए। जो बूढ़े लोग है ना, उसके पैर हम इसलिए दबाते, अगर वेसल में थोड़ा बहुत थ्रोम्बस बना है ताकि वो क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए। क्लियर है? तो कहने का मतलब जो चाइनीज लोग है ना, वो क्या करते, ओल्डर लोग, वो अपने यहाँ तक नी ज्वाइंट तक जितना भी ये नीचे पाँव है ना, वो बाल्टी के अंदर हॉट वाटर में जो है ना डिप कर देते हैं। इसका मतलब उस हॉट वाटर से इसकी मसल को लोकल हीट मिलती है, एंड दैट हीट कैन डिजॉल्व थ्रोम्बस। वो क्या डिजॉल्व करते हैं, थ्रोम्बस, और उस हीट की वजह से मसल टोन भी बढ़ जाते हैं, इसलिए वो लोग पावरफुल भी है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी कम है। इसलिए जेंटल मसाज से जो प्रीवियसली पाम थ्रोम्बस है उसको हम डिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? मेरा यहाँ पे मतलब ये है, अगर ट्रीटमेंट फॉर डीवीटी आ जाए, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन विल बी द आंसर। प्रोफाइलेक्टिक अगर आ जाए, प्रोफाइलेक्टिक मीन अगर किसी को रिस्क है आने का, फिर भी क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है। हम वारफरिन नहीं देते, हेपरिन जल्दी काम करते हैं, प्योर साइड इफेक्ट, लेकिन लॉन्ग रन में हम क्या स्टार्ट करते हैं, वारफरिन स्टार्ट करते हैं। तो ये जनाब, तो क्वेश्चन इतना जो आप लोगों को मैंने पढ़ा है, इतना कोई नहीं पूछता, लेकिन इतना आप लोगों को आना चाहिए कि इफ समवन हैव डीवीटी सडनली प्रेजेंट विद एक्यूट ऑनसेट चेस्ट पेन, थिंक अबाउट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये याद रखना है, ठीक है। ओके जी, अब नेक्स्ट देखे लंग्स नोड्यूल्स। व्हाट इज मेंट बाय लंग्स नोड्यूल्स? लंग्स नोड्यूल्स, ठीक है जी, कि लंग्स नोड्यूल्स क्या है। तो लंग्स नोड्यूल में लिखे कि बम्स मीन स्वेलिंग या मास, bumps or mass usually find out in the lungs during chest X-ray, which may be benign or malignant। कुछ लोग होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक फीचर्स के साथ आते हैं। नॉन स्पेसिफिक फीचर से मुराद क्या है, कफ के साथ, डिस्निया के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। तो कफ, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो बहुत से कंडीशन में होता है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि उनको ये सिम्टम बहुत टाइम से आ रहे हैं, तो हमें फिर टेंशन पड़ जाता है कि यार ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहा। तो हम एक एक्सीडेंटल एक्सरे कराते हैं, और एक्सरे में हमें क्या नजर आता है, मास नजर आ जाता है, और ये मास फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं विच मे बी बिनाइन इन नेचर और मैलिग्नेंट इन नेचर। इसका मतलब ये है कि लंग नोड्यूल्स आर कंसिडर्ड एज कैंसरस नोड्यूल्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, कैंसरस, और कैंसर टेक टाइम। लेकिन इनिशियली ये नोड्यूल जब बनते हैं लंग्स के अंदर, दे कैन नॉट गिव राइज टू स्पेसिफिक सिम्टम्स। तो लंग्स नोड्यूल्स पेशेंट आर ऑफन एसिम्प्टोमेटिक। ये अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो हाउ वी कैन डायग्नोज, these people diagnose accidentally। ये हमारे पास क्या डायग्नोज होते हैं, एक्सीडेंटली। अब एक बंदा आया है कफ के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, आप कहेंगे यार ये तो कुछ भी हो सकता है।